हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र पांडे आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल उत्कृष्ट अकेडमी अयोध्या पर। और आज हम आपके लिए लेकर के आए उत्कृष्ट अकेडमी सीटेट का पेड टेस्ट संख्या 13 यानी कि 13वें नंबर का सॉल्व पेपर आपके लिए लेकर के आया हूं। और अगर वीडियो की दृष्टि से देखें तो ये 14 नंबर का वीडियो होगा। जो लोग पीछे से जुड़े हैं उनको भी निरंतर प्रयास ये किया जाएगा कि पीछे की वीडियोज़ आपको ससमय उपलब्ध करा दिया जाए, जिससे परीक्षा से पूर्व ही आपकी तैयारी एक तरह से पूर्ण हो जाए। जो भी विश्वास आपने दिखाया है, जो भी हमने आपसे वादा किया था, उस वादे के मुताबिक काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि 13-14 वीडियो लगातार प्राप्त कर चुके हैं। कुछ ऐसे लोग जो अभी हाल फिलहाल में जुड़े हैं उनको भी वीडियोज़ निरंतर उपलब्ध कराया जा रहा है। और आप निश्चिंत रहें, बिल्कुल पूरा वीडियो जो भी है, पीछे से के वीडियोज़ भी वो भी आपको दिए जाएंगे और आने वाले समय में भी वीडियोज़ आपको निरंतर मिलते रहेंगे। चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो आज का पहला क्वेश्चन, माता पिता से वंशज। आज का जो पहला प्रश्न है वो है कि माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए, माता पिता से या पूर्वजों से जो गुण संतानों में या जो लक्षण संतानों में हस्तांतरित होते हैं उसको क्या कहते हैं, आनुवांशिकता कहते हैं, जिसको आप अंग्रेजी में हेरिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। यही हेरिडिटी है जो माता पिता से उनकी संतानों में या पूर्वजों से उनकी संतानों में हस्तांतरित होता है। कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वंश परंपरा जो है उसके मुख्य वाहक कौन होते हैं, यानी कि माता पिता या पूर्वजों से जो गुण हमारे अंदर आते हैं मुख्य रूप से किसकी सहायता से आते हैं, तो वह जीन की सहायता से आते हैं, या उसको हम हिंदी में पित्रैक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पित्रैक। तो आप दो क्वेश्चन यहाँ से तैयार कर लीजिएगा। एक तो यह कि माता पिता या पूर्वजों से जो गुण संतानों में हस्तांतरित होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। और अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि माता पिता या पूर्वजों से जो वंश परंपरा संतानों में जाती है उसके मुख्य वाहक कौन होते हैं, तो आप क्या कहेंगे, जीन या पित्रैक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपके लिए कि एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम। पहले तो इसको आप अंडरलाइन कीजिए, क्या आप इसको सबसे पहले देखिए कि एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम, क्या एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या लाभकारी नहीं है। इसका मतलब कि एकीकृत यानी कि सिंगल स्टूडेंट की आप बात करें, समझिए इस बात को, सिंगल स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। और ये छात्र लर्निंग जो होगी, जो बालक को हम सिखाएंगे वो कैसा होगा, चाइल्ड सेंटर्ड होगा। तो क्या है, इसमें से कौन सा एक लाभकारी नहीं। इसका मतलब 4 बिंदु लिखे गए हैं और 4 में से 3 लाभकारी हैं। एक कोई ऐसा बिंदु है जो लाभकारी नहीं है, उसी एक बिंदु का आपको चयन करना है। पहला है कि छात्र का अभिप्रेरण विकास। देखिए, जब छात्रों की मोटिवेशन अपने आप जागृत होगी, यदि उनका अभिप्रेरणा की सहायता से विकास होगा, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वह छात्र केंद्रित अधिगम के लिए एक बेहतर पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है। इसका मतलब ए वाला विकल्प नहीं होगा। बी वाली की बात करें, सहकर्मी संचार का विकास। तो सहकर्मी संचार विकास का मतलब है कि जब आप अपने साथ कार्य करने वाले व्यक्तियों के साथ संचार माध्यमों से या आप संप्रेषण के माध्यम से जुड़े रहते हैं तो वह भी आपका विकास सुनिश्चित करता है। तीसरा है छात्र शिक्षक संबंध का निर्माण। यदि हम छात्र और शिक्षक के मध्य एक बेहतर संबंध स्थापित कर देते हैं तो उस समय में भी परिणाम देखा जाता है कि छात्र केंद्रित अधिगम जो है वो बढ़ जाता है। इसका मतलब कि ये जो 3 बिंदु हैं जिनको कि अभी आप देख पा रहे हैं, इन तीनों बिंदुओं से क्या होता है, छात्रों का जो है वो छात्र केंद्रित अधिगम में सहायक हैं। पूछा गया कि क्या लाभकारी नहीं है, तो देखिए चौथा विकल्प जो लिखा गया है कि खोज सक्रिय अधिगम का ह्रास। ये ह्रास का मतलब क्या, कमी है। इसका मतलब कि अगर ये कहें खोज या सक्रिय अधिगम जो है, जो बालक जो स्वयं सक्रिय होकर के जिस प्रकार का अधिगम करते हैं, ये जिसमें कमी आ जाती है तो क्या वह छात्र केंद्रित अधिगम के लिए लाभकारी है। तो यदि कमी आ जाएगी तो किसी भी परिस्थिति में वह लाभकारी नहीं होगा। और आपको क्या ढूंढना था, आपको यही ढूंढना था कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो छात्र केंद्रित अधिगम के लिए लाभकारी नहीं है। तो आप कहेंगे डी वाला विकल्प है। यदि जो सक्रिय अधिगम है, यदि उसमें कमी आ जाती है तो कहीं ना कहीं छात्रों के लिए लाभकारी नहीं होगा। बाकी ये 3 बिंदु जो ऊपर लिखे ये एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए लाभकारी हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की जहाँ तक बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि यस की उपस्थिति का समर्थन करता है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत,
या लिखा गया स्पीयरमैन का 2 खंड सिद्धांत भी लिखा गया है। जी कारक जो है ये जन्मजात होता है, जबकि यस कारक जो वो अर्जित होता है, और यस कारक को हम क्या स्पेसिफिक फैक्टर कहते हैं, ये अर्जित होता है, जबकि जी फैक्टर यानी कि जनरल फैक्टर जिसको सामान्य बुद्धि कहते हैं वो जन्मजात होता है। ठीक है, फिलहाल यहाँ देखिए स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत है जो जी और एस की बात करता है। इसको कई बार आपको बता चुके हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आज का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है, सबसे हम कह लें कठिन प्रश्न है, इसको लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया किसके अंतर्गत निहित हैं। आपको समझना क्या कि आपको ये समझना है, सबसे पहले क्या देखिए, प्रतिबिंब क्या देखना आपको, प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक, संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत सन्निहित होती हैं। तो देखिए प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक, संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया, मानसिक क्रिया, अगर इन सारी चीज़ों को सन्निहित कर लिया जाए, जोड़ लिया जाए, एक साथ समेकित कर लिया जाए, तो क्या बन जाता है हमारे पास, विचारात्मक प्रक्रिया बन जाती है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो किसी चीज़ की आपके अंदर क्या पड़ती है, प्रतिबिंब पड़ता है, छाया उसकी, किसी भी चीज़ की आपके ऊपर सबसे पहले छाया पड़ती है। जैसे मान लीजिए आपने किसी पर्सन को देखा तो सबसे पहले उस क्या हुआ, उस पर्सन की छाया आपके ऊपर पड़ी। छाया पड़ने का मतलब ये नहीं कि उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है, उसका मतलब कि उस व्यक्ति का प्रभाव आपके मनस पटल पर पड़ता है, तो उसी को क्या कहा, प्रतिबिंब कहा गया। और जब प्रतिबिंब आपके ऊपर पड़ता है तो आप क्या करते हैं, अवधारणा विकसित कर लेते हैं। अवधारणा का मतलब क्या होता है बेटा, कि जो किसी भी चीज़ को देख करके जो मानसिक संरचना आप बना लेते हैं उसके संदर्भ में, उसी को क्या कहा जाता है, अवधारणा। तो सबसे पहले आपने किसी चीज़ को देखा, उसका प्रभाव आपके मस्तिष्क पर पड़ा, मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ने के बाद आपने क्या कर लिया, उसका एक रेखा चित्र अपने अंदर बना लिया, अवधारणा बना ली। अवधारणा के बाद क्या किया आपने, प्रतीक बनाया, कुछ प्रतीक आपको मिला होगा, फिर आपने कुछ संकेत उसमें से बनाया होगा, और संकेतों के बाद में आपको क्या मिला होगा, भाषा मिला होगा, क्योंकि विचार प्रक्रिया में भाषा का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। आप कहेंगे सब भाषा क्या है, तो भाषा का मतलब कि किसी प्रतिबिंब को जो आपने देखा था, जिसकी अवधारणा आपने बनाई थी, जब उसके विषय में आप सोच विचार करके कुछ वाक्य वगैरह बना लेते हैं तो उसी को क्या कहा जाएगा, भाषा कहेगा। और भाषा के बाद क्या कहते हैं, शारीरिक क्रिया करते हैं, और फिर अंत हम क्या करते हैं, मानसिक क्रिया करते हैं। यदि इतनी सारी विशेषताओं को एक साथ जोड़ दिया जाए तो आप कहेंगे कि हमारे पास क्या बन जाती है, हमारी एक विचारात्मक प्रक्रिया बन जाती है। यानी कि विचार करने की प्रक्रिया में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, प्रतिबिंब होता है, अवधारणा होती है, प्रतीक और संकेत होते हैं, भाषा होती है, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया होती है। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन नंबर 4 का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 है कि सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक घटक नहीं है। इसका मतलब कि सीखने की परिघटना का मतलब बहुत विशेष मत निकालिए, सीखने की प्रक्रिया केवल इसको मानिए। क्या मानिए, जो लिखा गया कि सीखने की परिघटना, उसका मतलब सीखने की प्रक्रिया, यानी कि लर्निंग प्रोसेस में इनमें से कौन सा एक आवश्यक घटक नहीं है। क्योंकि 4 विकल्प लिखे गए हैं, उन 4 विकल्पों में से कोई 3 इंपॉर्टेंट है, एक इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखिए पहला लिखा अधिगम करता है, यानी कि लर्नर जो है, जो अधिगम करता, जो सीखता है। तो बताइए बिना अधिगम करता के भी कोई अधिगम हो जाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। इसका मतलब कि ये आवश्यक है, ये विकल्प आप नहीं टिक करेंगे। दूसरा आंतरिक व्यवस्था, तो आंतरिक व्यवस्था का मतलब कि जिस कंडीशन में वह लर्निंग कर रहा है वह भी क्या उसके लिए आवश्यक है, तो बिल्कुल आवश्यक है। आप पढ़ते हैं कि अधिगम करने के लिए एक उचित प्रकार के वातावरण की आवश्यकता होती है, इसलिए आंतरिक व्यवस्था भी हमें चाहिए। अब अगला लिखा प्रेरक, प्रेरक का मतलब अंग्रेजी में इसको मोटिव कहते हैं। तो क्या लर्निंग करने के लिए, सीखने के लिए, अधिगम करने के लिए हमें प्रेरक की आवश्यकता होती है, तो बिल्कुल आवश्यकता होती है, प्रेरक की हमें आवश्यकता होती है। जैसे आप पढ़ेंगे तो अब हम मैस्लो को, किसको पढ़ेंगे, अगर आप मैस्लो को पढ़ते हैं तो ये मैस्लो महोदय बताते हैं कि 2 प्रकार के प्रेरक होते हैं। प्रेरक कितने प्रकार के, 2, एक को कहते हैं जन्मजात और दूसरे को क्या कहते हैं, अर्जित। तो जन्मजात का मतलब है कि ऐसे गुण, ऐसी क्वालिटीज़ जो जन्म के साथ हमारे अंदर विद्यमान हैं और जिनके प्रभाव में हम कार्य करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि प्रेरक किसको कहते हैं, तो प्रेरक का मतलब कि वह कोई भी व्यक्ति, वस्तु या घटना जो प्राणी को क्रियाशील कर दे, वो क्या है, प्रेरक है। तो कुछ प्रेरक ऐसे जो जन्मजात हमारे अंदर पाए, जैसे भूख, प्यास, निद्रा, ये सब क्या है, जन्मजात है। जब भूख लगी तो आप रोने लग गए, किसी ने आपको कहा नहीं कि बेटा आप रोना स्टार्ट करो, तो वो जन्मजात है। और यहाँ आकर के जो आपने सीखा वातावरण में, जिसके प्रभाव में आप कार्य करते हैं, तो क्या हो जाएगा, अर्जित हो जाएगा। बेसिकली मैस्लो का ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो मैस्लो ने 2 ही प्रकार के प्रेरक बताए हैं, जन्मजात और अर्जित प्रकार के। ठीक, तो ये इसका मतलब क्या है कि प्रेरक भी लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अब एक चीज़ ये देखिए, शिक्षक। तो देखो बेटा, शिक्षक जो है ना, ये अधिगम के लिए कोई आवश्यक घटक नहीं है।
यानी कि शिक्षक अधिगम करने के लिए आवश्यक घटक नहीं है। मैं स्टूडेंट अगर बन जाऊं तो मुझे आवश्यक नहीं है कि मैं जो कुछ भी सीखूंगा सब कुछ केवल और केवल अध्यापक से ही सीखूंगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम अध्यापक के अतिरिक्त भी सीख जाते हैं, या हम कह लें कि हम सड़कों पे सीख जाते हैं, हम स्वप्न देखकर सीख जाते हैं, हम टेलीविज़न देखते हुए सीख जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जहां हमें शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती। अगर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक घटक नहीं है, तो आप क्या बताएंगे इन चारों में से शिक्षक। लेकिन ध्यान दीजिए, यह आवश्यक नहीं है कि अगला प्रश्न अभी अगर आपको यही मिलता है तो विकल्प यही चार आपको मिलेंगे। विकल्प कुछ भी आपके हो सकते हैं, उन विकल्पों के आधार पर ही आप इसको टिक करेंगे। नहीं तो आप मेंटालिटी बना लीजिए कि जहां शिक्षक मिलेगा वही हम कह देंगे कि ये लर्निंग के लिए आवश्यक नहीं हो सकता। कोई और बिंदु हो जो इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, इसलिए आपको ये भी ध्यान देना है कि इस प्रश्न को पढ़ने के बाद चारों विकल्पों को भी देखना होगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे कि ये प्रश्न आप लोग बेहतर ढंग से समझेंगे कि सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक घटक नहीं है। एक चीज़ मैं और बता दूं, देखिए यहाँ नहीं लिखा गया है। अभी आप कई सारे क्वेश्चन देखेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन में ये नहीं शब्द का प्रयोग मिलेगा। तो सीटेट एक नए तरीके से प्रश्न पूछता है और वहाँ हमें आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि नहीं लिखा हुआ है अथवा नहीं लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी थोड़ा सा समझने वाला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारतम परिवर्तन विकास देखा जा सकता है। देखिए कुछ बिंदु हैं, उनको आपको नोट करना होगा। जैसे कुछ बिंदु क्या, कुछ शब्द हैं जिनको आपको समझना होगा। क्या लिखा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार, पहले क्या करेंगे हम, अपेक्षित व्यवहार, फिर सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया और पुनर्बलन। अब आप चाहें तो आप यहीं से समझ सकते हैं कि क्या शब्द लिखा, प्रतिक्रिया और पुनर्बलन। और विकल्प क्या दिए गए हैं आपको, शास्त्रीय अनुबंधन, वाद अनुबंधन, ऑपरेंट अनुबंधन, सामाजिक अनुबंधन। तो देखिए यहाँ आपको बेसिकली किसके संदर्भ में, शास्त्रीय और ऑपरेंट, यही दो प्रकार का बेसिकली आपको अनुबंधन बताया गया है। कौन कौन सा, एक तो शास्त्रीय अनुबंधन और दूसरा आपका ऑपरेंट अनुबंधन। अगर शास्त्रीय अनुबंधन की बात की जाए तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक इवान पी पावलोव हैं, इवान पी पावलोव हैं जो कि रूस के जीव वैज्ञानिक थे। अगर बात की जाए ऑपरेंट अनुबंधन की, इसके प्रतिपादक वी.एफ. स्किनर हैं जो कि अमेरिका के रहने वाले थे। ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। पावलोव कहाँ के रहने वाले थे, सोवियत संघ रूस के रहने वाले थे। और स्किनर की बात की जाए तो ये अमेरिका के रहने वाले थे। अगर देखा जाए तो पावलोव को जीव विज्ञान के क्षेत्र में जीवों की पाचन तंत्र पे काम करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगर पूछा जाए आपसे कि किस मनोवैज्ञानिक को अधिगम के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो आप कहेंगे स्किनर को अधिगम के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। फिलहाल आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। जब पूछा गया कि प्रतिक्रिया और पुनर्बलन, इसका मतलब पहले क्या, पहले आपको क्या मिला, प्रतिक्रिया मिली, उसके बाद आपने क्या किया, पुनर्बलन किया। पहले आपने क्या किया, रिस्पांस आपने पहले किया। और यही आपको ढूंढना था कि कौन सा सिद्धांत हमें बताता है कि पहले हम रिस्पांस करते हैं। तो देखिए जब हम ऑपरेंट अनुबंधन पढ़ते हैं, यानी कि क्रिया प्रसूत, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं, इसके प्रतिपादक वी.एफ. स्किनर हैं। तो उसमें आपको बताया जाता है कि स्किनर कहते हैं कि भैया ये मेरा जो सिद्धांत है ना, ये RS टाइप का है। किस प्रकार का, RS टाइप का है, या इसको केवल R टाइप का ही कहा जाता है। क्यों, इस R का मतलब क्या है, इस R का मतलब रिस्पांस है, यानी कि अनुक्रिया या प्रतिक्रिया है, और यस का मतलब स्टिमुलस। और यहाँ जो R टाइप लिखा गया इसका मतलब भी क्या है, रिस्पांस है। इसका मतलब कि स्किनर इकलौते मनोवैज्ञानिक हैं जो ये बताते हैं कि प्राणी पहले क्या करता है, पहले प्राणी प्रतिक्रिया करता है। आप विस्तृत देखना चाहें तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में इसका ऑपरेंट सिद्धांत का वीडियो आपको मिल जाएगा, आप वहां से देखेंगे। वी.एफ. स्किनर कहते हैं कि प्राणी वातावरण में आने के साथ ही कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता है, फिर वातावरण उसको कुछ ना कुछ पुनर्बलन के रूप में चीज़ों को देता है। तो वो सारी चीज़ें उनके प्रभाव में प्राणी अधिगम करता है। लेकिन जब भी ये प्रतिक्रिया और पुनर्बलन लिखा जाएगा तो आप कहेंगे कि इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, ऑपरेंट सिद्धांत के प्रतिपादक स्किनर है। ठीक है, अब क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि स्किनर ने प्रयोग किस पर किया, तो बेसिकली स्किनर ने जो प्रयोग किया वो कबूतर और चूहों पर किया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं, क्योंकि एक गुण सकारात्मक है। यदि आपके माता पिता, प्रश्न को समझिए, यदि आपके पास माता पिता ये कहते हैं कि एक गुण है मेरी संतान में, इसका मतलब सभी सकारात्मक गुण ही इसके अंदर होंगे, तो इसको क्या कहेंगे आप,
जैसे अगर देखा गया कि आपने क्या किया, माता पिता के पैर छुए, तो इसका मतलब ये आपके अंदर सकारात्मक गुण है। अब माता पिता को ये लगना चाहिए कि हाँ मेरा बेटा जो है वो जितने लोग हैं जो इससे श्रेष्ठ है, सबके पैर छूता है, किसी के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करता है, एक मर्यादित आचरण करता है, उन सारी चीज़ों के संदर्भ में आप पॉजिटिवली सोच लीजिए। तो उसी को कहता है कि उसको क्या कहेंगे, तो बेटा देखो वो जो होता है ना उसको परिवेश का प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवेश का प्रभाव होता है कि माता पिता ये सोचते हैं कि हमारी संतान ने एक बेहतर कार्य किया है, इसका मतलब जितने भी कार्य यह करता है वो समस्त प्रकार के कार्य बेहतर ही होंगे। तो उसको हम क्या कहते हैं? परिवेश का प्रभाव कहते हैं। इस क्वेश्चन का ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को लेते हैं। ये मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़े जा रहा हूँ, ये आप कमेंट करके बताएंगे क्यों? क्योंकि पिछली क्लास में हमने आपको बुद्धिलब्धि ज्ञात करने का सूत्र बता दिया था, आज फिर आपको बता दे रहे हैं। अगर आपको किसी बालक की IQ निकालनी है, बुद्धिलब्धि निकालनी है, तो आप कहेंगे कि सर मेंटल एज बटा अपॉन CA इंटू 100, यानी कि मेंटल एज मानसिक आयु बटा CA यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि वास्तविक आयु गुणे 100। और इसी फार्मूले पे आपको ये निकालना है कि बालक की IQ क्या होगी। IQ के आपको वर्ष निकालना है। जी हाँ, मानसिक आयु, रमेश की मानसिक आयु क्या पूछा, मानसिक आयु पूछा गया, बुद्धिलब्धि नहीं, क्योंकि बुद्धिलब्धि दिया गया है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, बुद्धिलब्धि दिया गया है, ध्यान दीजिए, बुद्धिलब्धि दिया गया है, आपको क्या निकालना है? मानसिक आयु निकालना है। फार्मूला मैंने आपको बता दिया। अब उस फार्मूले की बिहाफ पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगर क्वेश्चन कोई आपसे पूछता है कि सर ये बताइए कि IQ जो है इसके सूत्र का प्रतिपादन किसने किया था, तो आप कहेंगे टर्मन ने किया था। किसने किया था? टर्मन ने 1916 में IQ ज्ञात करने का सूत्र जो है या फार्मूला दिया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा असतत चर का उदाहरण नहीं है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये मेजरमेंट, ये मापन और मूल्यांकन से क्वेश्चन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है सीटेट की दृष्टि से। अगर देखा जाए तो सीटेट में मापन और मूल्यांकन से जुड़ा हुआ प्रश्न आता है और उस पर आप लोगों को तैयारी करने की आवश्यकता है। जहाँ तक बात की जाए असतत चर पूछा गया है, तो पहले मैं आपको बता दूं कि बेटा मापन क्या होता है, क्योंकि इसी के बिहाफ पे वो प्रश्न आपसे पूछा गया है। यदि आपसे पूछा है कि मापन क्या होता है, तो आप कहेंगे मापन निर्धारित प्रक्रिया से अंक देने की एक व्यवस्था है। क्या है? यह केवल अंक देने की व्यवस्था। कौन? मापन। जैसे हम कहते हैं कि 5 लीटर दूध, तो जो 5 लीटर कहा गया वही क्या है? मापन है। अब ध्यान दीजिए, मापन में जो चर प्रयोग में लाए जाते हैं वो 2 प्रकार के चर होते हैं। कौन कौन से? एक को हम क्या कहते हैं? गुणात्मक चर कहते हैं, और दूसरे को हम क्या कहते हैं? मात्रात्मक चर कहते हैं। समझिएगा, मापन के जो चर हैं बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, एक गुणात्मक चर और दूसरे मात्रात्मक चर। तो गुणात्मक चर उनको कहते हैं बेटा जब किसी के गुणों का मापन किया जाए। क्या किया जाए? जब किसी के गुण का मापन किया जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? गुणात्मक मापन या गुणात्मक मापन चर। और जब किसी के मात्रा का मापन किया जाए, क्वांटिटी का मापन किया जाए, तब कहेंगे हम क्या होगा? कि मात्रात्मक चर होगा। अच्छा देखो, अब गुणात्मक चर होता क्या है? जैसे कह दिया जाए कि दिनेश इतना सुंदर है, तो दिनेश सुंदर तो है, ये क्या है? सुंदरता क्या है? गुण है। अच्छाई या सत्य बोलना क्या है? गुण है। झूठ बोलना गुण है। अच्छाई गुण है, बुराई गुण है, सामाजिकता क्या है? गुण है। नैतिकता क्या है? गुण है। तो ये सब गुण है। जब इनका मापन किया जाए तो उसको हम गुणात्मक चर मापन कहेंगे। जैसे कह दिया जाए कि रमेश इतना सुंदर है, तो भाई रमेश सुंदर है, ये तो गुण आपने बताया, लेकिन वह रमेश कितना सुंदर है इसका कोई पैमाना है? नहीं, कोई पैमाना है। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? गुणात्मक चर कहेंगे। और जब मात्रा की बात की जाती है, किसी का मापन मात्रा में किया जाए तो उसको मात्रात्मक चर कहेंगे। जैसे आपसे कहते हैं कि 5 रोटी खाया इन्होंने, तो रोटी कितनी खाई? 5, उसका है, वो क्वांटिटी है। वो कहा जाए कि 2 लीटर दूध पिया, तो क्या है? क्वांटिटी है। यानी कि जब कहीं मात्रा की बात की जाएगी तो उसको हम क्या कहेंगे? मात्रात्मक चर कहेंगे। इतना सारी चीज़ें आप समझ गए। फिर से बता दे रहा हूँ कि मापन में जो चर हैं वो बेसिकली 2 प्रकार के, गुणात्मक और मात्रात्मक। जब गुणों की बात की जाए तो गुणात्मक चर, जब मात्रा की बात की जाए तब मात्रात्मक चर। ठीक है, अब इसी में आप देखेंगे ये जो मात्रात्मक वाला चर मैं आपको बता रहा था, तो यह मात्रात्मक चर जो है, एक तो पहले आप देखिए मापन है ना, मापन के 2 प्रकार के चर, एक आपका गुणात्मक होगा और दूसरा आपका मात्रात्मक होगा। अब फिर आप देखिए कि जो मात्रात्मक वाला है ना, इसके 2 प्रकार होते हैं। मात्रात्मक के 2 प्रकार होते हैं, एक को क्या कहते हैं? सतत कहते हैं, और दूसरे को असतत कहते हैं। यानी कि मापन के 2 प्रकार के चर, एक तो गुणात्मक, दूसरा मात्रात्मक। और पुनः मात्रात्मक वाले के 2 प्रकार के, कौन कौन से? एक तो सतत और दूसरे आपके असतत। तो देखो पहले सतत किसको कहेंगे? सतत कहते हैं कि जब 2 मानों के मध्य अन्य कोई मान संभव नहीं होता है, जब 2 मानों के मध्य अन्य कोई भी मान संभव होता है, या हम कह लें कि जब 2 मानों के मध्य अन्य तीसरा मान संभव होता है, तो उसको क्या कहेंगे? सतत चर।
और असतत में कहेंगे कि जब दो मानों के मध्य अन्य कोई मान संभव नहीं होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, असतत चर कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, अगर आपसे कह दिया जाए कि दिनेश की जो लंबाई है ना, दिनेश की जो लंबाई है वो 6 से 7 फीट है। क्या है, दिनेश की लंबाई 6 से 7 फीट है। तो बेटा आप ये देख रहे हो ना कि दिनेश की लंबाई क्या हो सकती है, एक मान तो ये है कि 6 और दूसरा मान क्या है, 7। और आपने पढ़ा कि जब दो मानों के मध्य अन्य कोई मान संभव होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, सतत चर कहते हैं। तो देखो 6 से 7 फीट, एक या तो 6 फीट या तो 7 फीट। तो ये बताओ कि 6 से 7 फीट जाने के बीच में क्या अन्य मान संभव है कि नहीं है, तो है संभव। आप कहेंगे 6.1 फीट, 6.2 फीट, 6.3 फीट, 6.4 फीट, ऐसे ऐसे करके 6.9 फीट तक आप जाएंगे ना। इसका मतलब कि 6 और 7 के बीच में अन्य मान भी संभव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये भी संभव है। इसका मतलब कि ये क्या, ये सतत चर है। जब दो मानों के मध्य अन्य कोई मान संभव होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सतत चर कहते हैं। और जब दो मानों के मध्य अन्य कोई मान संभव नहीं होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, असतत चर कहते हैं। जैसे कह दिया जाए कि दिनेश के घर में 5-6 लोग हैं, क्या कहा गया, दिनेश के घर में 5-6 लोग हैं। तो बेटा या तो 5 ही लोग होंगे या तो 6 ही लोग होंगे, है ना। अब 5 और 6 के मध्य भी कोई मान संभव होगा क्या। जैसे हम लोग अपने व्यवहारिक प्रयोग में कहते हैं कि माता पिता हैं और एक उनकी संतान है, तो कहते थे कुल मिलाकर परिवार में 2.5 लोग हैं। लेकिन क्या वास्तव में वो 2.5 लोग होते हैं, नहीं ना। तो इसका मतलब वो क्या है, वो असतत चर है, क्योंकि 5 और 6 के मध्य अन्य कोई मान संभव नहीं होता है। अब इसी बिहाफ पे आपको चेक करना है कि कौन सा सतत चर का असतत चर का उदाहरण नहीं है। इसका मतलब जो यहाँ लिखा गया ना बेटा, वो सब क्या है, वो सब असतत चर हैं और उसमें से कोई एक ऐसा है जो असतत चर नहीं है। तो देखो बेटा, अगर लिंग की बात की जाए तो लिंग या तो मेल ही होगा या क्या होगा, फीमेल होगा। इसके अतिरिक्त कुछ और होगा नहीं होगा ना। वैवाहिक स्थिति पूछा जाए तो या तो मैरिड होगा या तो क्या होगा, अनमैरिड होगा। इसके बीच की कोई पोजीशन है नहीं। आवासीय स्थान तो ऐसा, या तो आप फैज़ाबाद में ही रहेंगे या तो आप कहाँ रहेंगे, बस्ती ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि आप फैज़ाबाद और बस्ती में, बस्ती से आप लेटिए और फैज़ाबाद तक आप पहुँच जाइए, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो या तो फैज़ाबाद या तो आप बस्ती, इन दोनों के मध्य में अन्य कोई मान संभव नहीं है। तो ये तीनों क्या, ये तीनों आपके कैसे हैं, ये तीनों आपके असतत चर हैं, क्योंकि इन तीनों में आप देखेंगे तो दो मानों के मध्य अन्य मान संभव नहीं। लेकिन जब आयु की बात की जाए बेटा ना, तो इस आयु वाले फैक्टर में अन्य मान संभव है। जैसे आपसे कह दिया जाए कि दिनेश की आयु 4-5 वर्ष है, क्या कहा गया, दिनेश की आयु 4-5 वर्ष है। तो एक तो वो उसकी आयु 4 वर्ष भी हो सकती है, दूसरा 5 भी हो सकती है। लेकिन आप देखेंगे तो यह भी हो सकता है कि 4 वर्ष 1 माह, 4 वर्ष 2 माह, 4 वर्ष 3 माह। इसका मतलब कि 4 और 5 के मध्य अन्य मान संभव है। तो जब अन्य मान संभव है तो यह असतत चर नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, आपका सतत चर हो जाएगा। और यही आपको ढूंढना था कि इन चारों में से असतत चर कौन सा नहीं है। तो ये 3 आपके असतत हैं और ये आयु जो है क्या, ये सतत चर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और यहाँ देख लीजिए, अगर कोई आपसे पूछ ले कि मापन के कितने स्तर होते हैं, तो मापन के 4 स्तर होते हैं। कितने, मापन के 4 स्तर होते हैं। नामित स्तर, क्या, नामित स्तर, क्रमिक स्तर, अनुपात, अंतराल स्तर और अनुपात में लिख देता हूँ। एक आपको मिलेगा नामित स्तर मिलेगा, दूसरा आपका क्या मिलेगा, क्रमिक स्तर मिलेगा, तीसरा आपका क्या मिलेगा, अंतराल स्तर मिलेगा, और चौथा आपका अनुपात स्तर मिलेगा। तो अगर पूछा जाए कि बेटा इन चारों में सबसे बेहतर कौन सा होता है, तो सबसे बेहतर अनुपात स्तर होता है। कौन सा, अनुपात। और सबसे निम्न कौन सा होता है, नामित स्तर। अगर पूछा जाए कि किस मापन में परम शून्य निहित होता है, तो ये जो अनुपात वाला है इसमें परम शून्य होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है सीटेट में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है कि मापन का किस स्तर में परम शून्य निहित होता है, तो जो अनुपात स्तर होता है उसमें परम शून्य निहित होता है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि मापन के किस स्तर पर समस्त गणितीय संक्रियाएं की जा सकती हैं, तो जो अनुपात स्तर होता है इस पे मापन के दौरान समस्त गणितीय संक्रियाएं की जा सकती हैं, जबकि नामित स्तर पर कोई भी गणितीय संक्रिया नहीं की जा सकती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आज का अंतिम क्वेश्चन लेते हैं। अंतिम क्वेश्चन, छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप क्या होगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता, इसका मतलब क्या है बेटा, समझो। प्रयोगात्मक दक्षता का मतलब है कि प्रयोग करने में उसकी जो दक्षता है, क्या है, प्रयोग करने में, कुछ जो करके सीखने में उसकी दक्षता है, इसका आकलन आप कैसे करेंगे। क्या उसका इंटरव्यू लेंगे,
प्रश्नावली देंगे या लिखित परीक्षा कराएंगे। तो बेटा देखो, साक्षात्कार का मतलब है कि आमने सामने हम और आप बैठ करके प्रश्न पूछें। तो देखिए बालक कितना प्रैक्टिकली है, इसको हम ओरल नहीं जान सकते, मौखिक नहीं जान सकते। कि जान सकते हैं? नहीं जान सकते ना, क्योंकि क्या पूछा, प्रयोगात्मक दक्षता पूछा गया। प्रैक्टिकली आप कितना कर सकते हैं। तो जब हम इंटरव्यू लेंगे तो इंटरव्यू कैसा होता है, ये ओरल होता है, मौखिक होता है। तो मौखिक कार्य करके हम प्रैक्टिकली जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अगर देखा जाए प्रश्नावली, तो प्रश्नावली भी क्या होती है, साक्षात्कार का ही एक रूप होता है, क्योंकि साक्षात्कार मौखिक होता है लेकिन प्रश्नावली में आपको लिखे हुए प्रश्न मिलते हैं। तो अगर किसी बिंदु पे आपको लिखने के लिए कह दिया जाए तो उससे भी आप कितने प्रैक्टिकल हैं इसकी जानकारी नहीं प्राप्त की जा सकती है। ठीक इसी प्रकार से यदि कोई लिखित परीक्षा आयोजित की जाए तो आप प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप में कितना जानते हैं इसको भी नहीं जाना जा सकता है। जैसे कंप्यूटर आप लोगों में से बहुत लोगों ने सीखा होगा, तो देखिए वहाँ पर सिद्धांत से ज़्यादा प्रयोग पर बल दिया जाता है। अब एक विकल्प बचा हमारा क्या, अवलोकन। यदि बालक का निरंतर अवलोकन किया जाए तो उसकी प्रयोगात्मक दक्षता की समझ हम लोग विकसित कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यदि बालक में दक्षता है तो वह प्रयोग करेगा, और जब बालक प्रयोग कर रहा होगा तो निरंतर हम उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे संस्थान की व्हाट्सएप नंबर 74 588 में लिख दे रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि 74 588 24 123 पर आप अपनी प्रतिक्रियाएं निरंतर दे सकते हैं। अपनी तैयारी को जारी रखें। हाँ, थोड़ी बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। संभव है कि एग्ज़ाम जो 5 जुलाई को ही होगा, तो आप लोग अपनी तरफ से पूर्णतः तैयार रहें।